हाँ, तो कैसे हाल चाल है भाई ट्वेल्थ वालों। और ये एक छोटा सा लेक्चर आप लोगों के लिए और करंट इलेक्ट्रिसिटी का। आई होप आप लोगों ने जितने भी लेक्चर देखे हैं आप लोगों ने अच्छे से चीज़ों को समझ लिया। भाई अगर आपने अच्छे से समझ रहे हो तो ही आपका फ़ायदा होगा। ट्वेल्थ में हो बिल्कुल ट्यूशन भुलवा दूंगा यार, आप बिल्कुल भूल जाओगे ट्यूशन अगर आपने एक एक लेक्चर कंप्लीट देख लिया तो। अब जो हमारे पास आ रहा है एक नया टॉपिक वो है आपके पास ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी। आपने इससे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ लिया, रिलैक्सेशन टाइम को समझ लिया आपने। अब बात आती है रेजिस्टिविटी की। मैंने रेजिस्टिविटी के बारे में आपको बता रखा था वहाँ पर कि रेजिस्टिविटी जो है ना तो ये शेप पर डिपेंड करती है और ना ये लेंथ एरिया वगैरह पर डिपेंड करती है। ये हर एक मटेरियल की अपनी फिक्स होती है और स्पेसिफिक होती है। अगर आपसे कहूँ कि आपके पास कॉपर का एक प्याला है और कॉपर का आपके पास एक वायर है, दोनों की रेजिस्टिविटी तो सेम होगी। शेप पर डिपेंड नहीं करेगी, ना इसके डिज़ाइन पर डिपेंड करेगी, लेंथ वेंथ पर किसी पर डिपेंड नहीं करती है, लेकिन ये टेम्परेचर पर डिपेंड कर जाती है। अगर आप टेम्परेचर चेंज कर दो तो रेजिस्टिविटी पर फर्क पड़ता है। रेजिस्टिविटी बताता हूँ डीपली कि है क्या। अच्छा, दूसरी किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है रिलैक्सेशन टाइम पर। और किस पर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर। आपको मैंने पिछले लेक्चर के अंदर ये सब चीज़ें बता रखी हैं। जिसने पिछले लेक्चर देख रखा होगा उसे बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि क्या कह रहा हूँ। तो हम बात करेंगे आज इसी लेक्चर के अंदर की टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी। अब तीन तरह के मटेरियल है, एक तो है मेटल्स, इनकी बात करेंगे कि इनकी रेजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर टेम्परेचर चेंज करूँगा तो। ओवरऑल टेम्परेचर का इफेक्ट देखना आपको मेटल पर, इलेक्ट्रोलाइट पर और सेमीकंडक्टर पर। सेमीकंडक्टर और मेटल्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जैसे कि आपके पास सॉल्ट होते हैं, अगर उन सॉल्ट को आप लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करा दोगे तो लिक्विड के अंदर कंडक्टिविटी आ जाती है विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट। अब ये सॉल्ट जो होता है वो आयनिक फॉर्म में डिसॉल्व हो जाता है, इसके आयंस अलग अलग हो जाते हैं जो अपने आप में करंट कैरियर्स का काम करते हैं। इसीलिए आप ये कहते हो कि इलेक्ट्रोलाइट जितने भी होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो आई होप आपने इलेक्ट्रोलाइट समझ लिया। अब हम तीनों पर ही ये देखेंगे कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएं तो भाई इनकी रेजिस्टिविटियों पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे पहले डिस्कशन ले लेते हैं मेटल्स का। तो मेटल का आपको पता ही है, सबसे पहले मेटल के केस की बात कर लेते हैं। मेटल्स की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार्ज कैरियर्स। आपको इंपॉर्टेंट ये रखना है कि चार्ज कैरियर्स कौन कौन से। तो मेटल के पास चार्ज कैरियर्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन। अब वो इलेक्ट्रॉन ही है जो करंट को कैरी करेंगे। अब होता क्या है, अगर मैं बात करूं नॉर्मली कि टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करना शुरू कर दोगे आप तो होगा क्या? होगा ये कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे, है ना, मटेरियल के अंदर, उनके मूवमेंट में जो एकदम तेजी है वो बढ़ जाएगी, उनका मूवमेंट और तेजी से होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जो उसमें आयंस है, आयंस के वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो थर्मल डिस्टर्बेंस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो कब बढ़ा? जब आपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो इलेक्ट्रॉन के थर्मल डिस्टर्बेंस बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जिससे होता क्या है, होता ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना चलने के बजाय आपस में टक्कर खाने शुरू कर देते हैं एक दूसरे से। जब इलेक्ट्रॉन आपस में टक्कर खाना शुरू कर देते हैं तो इस केस में रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि आपने एक चीज़ पढ़ रखी है, अगर मेटल्स की बात करना, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला अगर आप लोगों को ध्यान हो, पिछले वाला लेक्चर आपको ध्यान हो तो आपको पता होगा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या था। तो रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ था, जहां पर मैंने ये कह रखा था कि जो रो है, रेजिस्टिविटी है, वो टाउ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये टाउ क्या है यहाँ पर? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम। अब ये रिलैक्सेशन टाइम कहते किसको है भाई? इलेक्ट्रॉन है, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे कंडक्टर के अंदर, क्योंकि कंडक्टर के अंदर मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन ने सपोज दैट इससे टक्कर खा ली, क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, थर्मल डिस्टर्बेंस बढ़ गए, तो सपोज दैट इससे टक्कर खा ली। अब इससे टक्कर खाने के बाद वो इससे टक्कर खाएगा, ऐसा मान के चल रहे हैं हम। तो हम ये कहेंगे दो सक्सेसिव टक्करों के बीच में जो टाइम है ना उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ये एक तरह का एवरेज टाइम है। एवरेज टाइम है दो टक्करों के बीच का किसी भी इलेक्ट्रॉन की। तो भाई अब जब आपने टेम्परेचर बढ़ा ही दिया है तो टक्करें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। अब जो टक्करों में टाइम था वो कम हो जाएगा।
जाहिर सी बात है आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तब टक्करें जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाएंगी। भाई आप इसको अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कॉमन सेंस वाला एग्जांपल ले लो। सपोज दैट एक बहुत बड़ा ब्रिज है और वो पूरा का पूरा मेटल का है, और अगर मैं ये कह रहा हूँ कि इस पर हम लोग जो है आदमी है ना, इस पर नंगे पैर खड़े हुए हैं। अब क्या है, नॉर्मल है, टेम्परेचर इसका नॉर्मल है, तो हम लोग नॉर्मली मूव करते रहेंगे इधर से उधर को, एक दूसरे से बातें करेंगे। अब होगा क्या, अब होगा ये, हो सकता है हम बातें करते हुए हल्के फुल्के टकरा भी जाएं। लेकिन अब अगर मैं ये कह दूं कि इस पूरे ब्रिज का टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, अब चूंकि ये ब्रिज बना हुआ है मेटल का, और टेम्परेचर जैसे बढ़ाना शुरू करोगे तो भाई हमारे जो पैर है वो जलने शुरू हो जाएंगे, तो हम भागेंगे। जब मैं भागूंगा और बहुत सारे लोग होंगे वो भागेंगे, तो हम लोगों की टक्करें बढ़ जाएंगी, तो टक्करों में जो टाइम था वो घट जाएगा, एकदम टक्कर होनी शुरू हो जाएंगी। तो भाई जब एकदम टक्कर होनी शुरू हो रही हैं और टाइम दो टक्करों के बीच का घट रहा है, जब ये घट रहा है, घटा क्यों, क्योंकि टक्करें जल्दी होना शुरू हो गई, तो जब ये घटेगा तो जाहिर सी बात है रो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि मेटल के केस में जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी जो होती है वो एक्चुअल में बढ़ जाती है। समझ में आ गया होगा, आई होप ये आपने समझ लिया होगा। आप इसको लिख सकते हैं फॉर मेटल्स, मैं पॉइंट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं जो है आपके काम के। भाई आप लोग एकेडमिक में हो तो आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही। फॉर मेटल्स रो डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें कहाँ दिखा रही है भाई मैंने, ये जो n है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, अब आपको पता है इसमें रिलैक्सेशन टाइम क्या है आपके पास, टाउ, जिसको आप एवरेज टाइम भी कहते हो दो कोलिजन के बीच का, ठीक है। फॉर मेटल्स रो डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। अब जैसे एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो जो टाउ की वैल्यू वो क्या हो रही है, घट रही है, टाउ डिक्रीजेस, सो दैट इसीलिए जो रेजिस्टिविटी है रो, जिसको आप कह रहे हो रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज क्यों करके गई, बताओ जल्दी से फटाफट, शाबाश। इंक्रीज क्यों कर गई, क्योंकि जो कोलिजन के बीच का टाइम था वो घट गया, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम जो था वो घट गया, जिसकी वजह से रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। अब इसका एक फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट या फिर रेजिस्टिविटी कोफिशिएंट। आपके पास क्या होता है, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी का कुछ ये रिलेशन आता है, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस एल्फा टी नॉट माइनस टी, ये इसको आप डेल्टा टी कह सकते हैं। इसका मतलब ये है, जहां पर अल्फा जो है ये रेजिस्टिविटी कोफिशिएंट है, क्या है, रेजिस्टिविटी कोफिशिएंट, रेजिस्टिविटी कोफिशिएंट। अगर ये रेजिस्टेंट वाला एक तरह का रेजिस्टेंस का रिलेशन होता तो हम इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं, रेजिस्टिविटी कोफिशिएंट हो गया। और ये डेल्टा टी कह सकते हो, ये टेम्परेचर का डिफरेंस कह सकते हो, तो ये टेम्परेचर का डिफरेंस है। रो नोट का मतलब ये है कि टी नोट पर रेजिस्टिविटी कितनी थी, आप ये वाली बात कह सकते हो, रो नोट रेजिस्टिविटी एट टी नोट पर, एंड रो क्या है, ये है रेजिस्टिविटी एट कब है, ये टी पर। तो टेम्परेचर पर देखो, अब देखो जाहिर सी बात है यार, ये प्लस का हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ेगी ना, टेम्परेचर जब बढ़ाओगे आप तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है। अब अगर मैं बात करूं कॉपर के लिए, तो कॉपर आपके पास शुद्ध मेटल है। अब खुद दिमाग से सोचो
कि उसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि अच्छा कंडक्टर माना जाता। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओगे तो बताओ उसके अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी कोलिजन्स कितनी बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो उस केस में जो हमारे पास कॉपर होता है उसकी रेजिस्टिविटी तेजी से बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि आपको अच्छे से पता है टेम्परेचर बढ़ा दिया, कोलिजन्स के जो बीच में टाइम होगा वो बहुत तेजी से घट जाएगा, जिसकी वजह से रेजिस्टिविटी उसकी शार्पली इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूं फॉर कॉपर मेटल, तो भाई उसका ग्राफ कुछ इस तरह से निकल कर आएगा। यहां पर रेजिस्टिविटी है और यहां पर क्या है? टेम्परेचर है। तो उसका ग्राफ तेजी से ऐसा है। क्यों बढ़ रहा है भाई? आपको पता है कि थोड़ा सा ही टेम्परेचर बढ़ाऊंगा रेजिस्टिविटी बढ़ती चली जाएगी, तो ये इंक्रीज हो रही है। यहां देखो थोड़ा सा ही टेम्परेचर बढ़ाया है मैंने, थोड़ा सा ही टेम्परेचर बढ़ाया है और रेजिस्टिविटी में देखो रिलेटिवली कितना चेंज आया। थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ गई, तो ये इंक्रीजिंग वाला है। अगर थोड़ा सा ही टेम्परेचर बढ़ाऊंगा रेजिस्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि कॉपर एक प्योर मेटल है जिसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से कोलिजन्स घट जाएंगी, और जब कोलिजन घट जाएंगे तो भाई आपको तो पता ही है कि रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। और एक चीज़ और पता है आपको, आपने देखा पीछे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे जाहिर सी बात है उसकी रेजिस्टिविटी रिलेटिवली ज़्यादा होगी। तो भाई आपके पास कॉपर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसके पास पहले से ही रेजिस्टिविटी, मतलब टेम्परेचर बढ़ाते ही एकदम रेजिस्टिविटी उसकी बढ़ जाएगी, इतना रहेगा उसके अंदर। इसी तरह से एक ग्राफ और दे रखा है, वो ग्राफ दे रखा है नाइक्रोम का। आई होप वो नाइक्रोम का आपने ग्राफ समझ रखा होगा। तो इसमें जो दे रखा दूसरे ग्राफ, वो दे रखा नाइक्रोम का टेम्परेचर के साथ, दूसरा दे रखा नाइक्रोम का दिखा रखा नाइक्रोम की जो रेजिस्टिविटी है वो किस तरह चेंज होती है टेम्परेचर के साथ। तो ये आपके पास रेजिस्टिविटी है और ये है आपके पास टेम्परेचर। तो बस उसको आप ऐसा समझ लीजिएगा कि उसकी रेजिस्टिविटी लीनियरली चेंज होती है। नाइक्रोम है, आपको पता है कि नाइक्रोम पहले से ही बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस रखता है, बहुत ज़्यादा उसकी रेजिस्टिविटी होती है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे उसकी रेजिस्टिविटी लीनियरली बढ़ती चली जाएगी। एक बात और कही मैंने यहाँ पे, वो ये कहा कि नाइक्रोम की अपनी पहले से ही रेजिस्टिविटी होती है, उसका अपना एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, उसकी अपना पहले से ही एक रेजिस्टेंस भी होता है। तो नाइक्रोम आपको पता है ना, नाइक्रोम हम यूज़ करते हैं जहाँ पर आपको हीटिंग एलिमेंट्स बनाने होते हैं, हीटर्स बनाने होते हैं, आयरन बनानी होती हैं, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। जब जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है ना, वो उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को रोकने की कोशिश करता है। तो जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को रोकता है पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के बाद, वो उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता। तो नाइक्रोम की अपनी पहले से ही कुछ रेजिस्टिविटी है, बस आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया तो उसकी रेजिस्टिविटी लीनियरली इंक्रीज हो गई। ठीक है, ये ग्राफ था छोटा सा, इसलिए मैंने ग्राफ को बता दिया, इसके अंदर दे रखा था। तो आपने फिलहाल मेटल के बारे में देख लिया, मेटल की रेजिस्टिविटी पे देख लिया। अब अगर रेजिस्टेंस की बात करूंगा, अब रेजिस्टेंस की बात करने लगा मैं। अगर सपोज दैट रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस को देखूं तो आपको पता है आर टी इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस एल्फा टी होता है। और आपको पता आर नोट जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस है किसी भी मेटल का, और यहाँ पर एल्फा जो है वो क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट। और आपने यहाँ से मैंने देखो यहाँ से कई बार एक चीज़ बता रही है, इसको मैं लिख देता हूँ, आर टी इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस एल्फा टी। यहाँ से मैंने कई बार एक चीज़ बता रही है, जो मेटल्स होते हैं उनका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। मेटल्स का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस तभी बढ़ेगा जब ये वाला टर्म जुड़ेगा, जब ये वाला टर्म पॉजिटिव होगा, और ये टर्म तभी पॉजिटिव होगा जब अल्फा पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर कोफिशिएंट इट मीन्स अल्फा, ये मेटल्स के लिए पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि मेटल का टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो रेजिस्टेंस ये वाली वैल्यू आपको बढ़ानी है आर नोट के मुकाबले, तो आर नोट के मुकाबले ये वैल्यू तभी बढ़ेगी जब ये वाली वैल्यू जुड़ेगी 1 के अंदर, और ये वैल्यू तभी जुड़ेगी जब अल्फा प्लस का होगा। तो ये वाली बात मैं लिख सकता हूँ नोट में, फॉर मेटल्स
अल्फा इज पॉजिटिव। लेकिन अगर बात करेंगे वहीं सेमीकंडक्टर की, फॉर सेमीकंडक्टर जो अल्फा होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हालांकि मैंने इसकी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट बाय प्रिपरेशन अड्डा, आपको मिल जाएगी, डिटेल डिस्कशन मिल जाएगा भाई उसके अंदर, तो आप वहां भी देख सकते हैं। फिलहाल सेमीकंडक्टर का जिक्र आ ही चुका है तो बात कर लेते हैं। सेमीकंडक्टर का अल्फा क्यों होता, क्योंकि आपने एक चीज पढ़ रखी थी, सेमीकंडक्टर का जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस घटता चला जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटा, ये वाली जो RT वाली वैल्यू है ये कम हुई, तो ये वैल्यू तभी कम हो सकती है जब 1 में से ये वाली वैल्यू माइनस हो, और ये वाली वैल्यू माइनस तभी हो सकती है जब अल्फा निगेटिव हो। तो इसलिए सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा क्या होता है, निगेटिव होता। जब बात आ ही गई है तो भाई जरा इसको आप डीप डिस्कशन में ले लेते हैं। डीप डिस्कशन में कैसे ले लेते हैं, आपने मेटल्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, हम पढ़ेंगे अब सेमीकंडक्टर का। तो सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, देखो सेमीकंडक्टर के, अब बात कर लेते हैं सेमीकंडक्टर की, फॉर सेमी कंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर के अंदर होता क्या है, पहली बात, सेमीकंडक्टर के अंदर होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म में पूरी तरह से इंसुलेटर की तरह काम करता, करंट पास नहीं होती है प्योर फॉर्म में, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उसके अंदर डोपिंग की जाती है, पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट, ताकि इसके अंदर चार्ज कैरियर्स आएँ और कंडक्टिविटी शो हो। चलो हम ये करने में कामयाब हो गए। दूसरा, इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है सेमीकंडक्टर के तो वो कोवेलेंट बॉन्ड टूटने शुरू कर देते हैं, और जैसे जैसे कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं, एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटने पर 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, और आपको पता है जितने ज़्यादा चार्ज कैरियर्स फ्री होंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी आ जाएगी। यही रीज़न होता है सेमीकंडक्टर के अंदर कि अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसके अंदर कंडक्टिविटी तेज़ी से आनी शुरू हो जाती है। अब वो रैपिडली इसलिए ही आती है क्योंकि उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी आती है। आपको इतना ही जानना है, क्या जानना आपको, लिखेंगे इसको फॉर सेमीकंडक्टर, है ना, ऐसे लिखेंगे, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, सेमीकंडक्टर की बात चल रही है तो आप लिखेंगे एज टेम्परेचर इंक्रीजेस नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। इंक्रीजेस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है सिलिकॉन है, सेमीकंडक्टर 4 बॉन्ड बनाए हुई होती है, और जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा। जब एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, जब ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, और जब ये वाला होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन और फ्री होंगे। तो भाई बॉन्डिंग टूटनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में फ्री होने शुरू हो जाते हैं। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, सो दैट, जिसकी वजह से, सो दैट कंडक्टिविटी of semiconductor increases। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। जब कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है मतलब एक तरह की जो है ना, कंडक्टिविटी का मतलब ये आ गया कि करंट आना शुरू हो गया। तो जब कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल, आप यहाँ देख सकते हैं जो कंडक्टिविटी होती है वो 1 रेजिस्टिविटी होती है। तो कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। तो जब टेम्परेचर बढ़ाया आपने, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलने शुरू हो गए भाई, तो अब होगा क्या, होगा ये कंडक्टिविटी आ जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देंगे लैटिस के अंदर। आपके पास मेजोरिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, जब मेजोरिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है तो भाई आपके पास कंडक्टिविटी आ गई। जब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ाया था तब तक आपके पास इलेक्ट्रॉन फ्री थे ही नहीं, तो इसका मतलब इंसुलेटर की तरह काम कर रहा था सेमीकंडक्टर। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ाया फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए, अब जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो ये कंडक्टिविटी शो करेंगे। तब इस केस में सेमीकंडक्टर एक तरह से मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक नेचर की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। ऐसा लगेगा जैसे कि एक मेटल है। तो भाई वही है, क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। सो दैट द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस, जिसकी वजह से दैट्स वाई
दैट्स वाई जब कंडक्टिविटी आ चुकी है, दैट्स वाई रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस। ओहो, सेमीकंडक्टर बिल्कुल सही लिखा, जिसकी वजह से रेजिस्टिविटी क्या हो गई है, वो डिक्रीज हो चुकी है। अगर इसका आप देखोगे कि यार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, तो इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे आप ऐसे देख लो, ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर आप बढ़ाओगे और ये रेजिस्टिविटी है। तो जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी घटेगी। तो इसका मतलब जब टेम्परेचर नहीं बढ़ाया गया था तो रेजिस्टिविटी बहुत हाई थी, बहुत हाई थी, इतनी थी कि कंडक्टिविटी थी ही नहीं। सेमीकंडक्टर के पास इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन नहीं थे तो कंडक्टिविटी नहीं थी। जब कंडक्टिविटी नहीं थी तो इसका मतलब ये कह सकते हो कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। तो इसको आप कैसे दिखाओगे? इसको आप ऐसे दिखाओगे कि जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया ही नहीं था तब रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया रेजिस्टिविटी घट गई, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया रेजिस्टिविटी, जब आपने टेम्परेचर बहुत बढ़ा दी तो रेजिस्टिविटी लगभग ख़त्म ही हो चुकी है, सिर्फ कंडक्टिविटी है। तो आपने टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज किया, जैसे जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया वैसे वैसे रेजिस्टिविटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा। आई होप आपने ये ग्राफ समझ लिया होगा। ग्राफ समझ में आना भी चाहिए, ठीक है भाई, आना भी चाहिए। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसको लिख दो, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, मतलब T को आपने इंक्रीज किया, रो डिक्रीजेस, है ना, रो क्या हो जाएगा, वो आपका घट जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ग्राफ बनेगा। तो ये आपने सेमीकंडक्टर के बारे में जान लिया, सेमीकंडक्टर के साथ क्या हुआ, और आपने मेटल का जान लिया। अब आता है इलेक्ट्रोलाइट का। इलेक्ट्रोलाइट की बात कर लेते हैं। किसकी? इलेक्ट्रोलाइट की। 4 इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है कि अगर आपके पास ये लिक्विड सॉल्यूशन है, ये लिक्विड है, और इस लिक्विड के अंदर आपने सपोज दैट कॉपर सल्फेट डाल दिया। अब कॉपर सल्फेट क्या है, ये एक सॉल्ट है, इसका कलर कैसा होता है, ये ब्लू कलर का होता। कॉपर सल्फेट है, ये ब्लू कलर का होगा, ये एक सॉल्ट है। जैसे आपने कॉपर सल्फेट को इसके अंदर डाला तो होगा क्या, होगा ये कॉपर अलग और सल्फेट अलग। तो कॉपर +2 की फॉर्म में अलग दिखाई देगा, सल्फेट -2 की फॉर्म में अलग दिखाई देगा। तो ये आयनिक फॉर्म में विभाजित हो जाएगा, Cu+2 Cu+2 और सल्फेट -2। तो ये आयनिक फॉर्म में हो गया। अब इसके अंदर अगर मैं 2 इलेक्ट्रोड लगा दूं और इलेक्ट्रोडों के बीच में अब ये इलेक्ट्रोड भी मैंने किसके लगाए, कॉपर के, ये भी कॉपर का इलेक्ट्रोड है और ये कॉपर का, और मैं यहाँ किसी तरीके से इसमें करंट पास कराऊं तो करंट पास हो जाएगी, करंट पास हो जाएगी। जब करंट पास किसकी वजह से होगी, अब इन आयंस की वजह से करंट पास होनी शुरू हो जाएगी। अब सवाल ये नहीं है कि कंडक्टिविटी आ गई, सवाल ये है कि टेम्परेचर अगर बढ़ा दूं इस पूरे के पूरे सिस्टम का, यहाँ से मैंने इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर दिया, तब बताओ तब क्या होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, तब इसकी रेजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर मैं आपसे नॉर्मली बात करूं कि भाई आपने, अब ये देखो जरा, नॉर्मल टेम्परेचर जब आपने नहीं बढ़ाया था तब इसमें आयन से हल्के हल्के पहुंच रहे होंगे दोनों इलेक्ट्रोडों के पास, कंडक्टिविटी आ रही होगी, जिसकी वजह से अच्छी खासी रेजिस्टिविटी होगी, क्योंकि नहीं पहुंच पा रहे, रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अच्छा खासा होगा, क्योंकि ये जो आयंस है ये इलेक्ट्रोडों पर अच्छे से नहीं पहुंच रहे होंगे। लेकिन जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो आयंस हैं उनका जो मोशन है वो बढ़ जाएगा। जब मोशन बढ़ जाएगा तो वो तेज़ी से इन इलेक्ट्रोडों के पास जाना शुरू कर देंगे, और जब वो तेज़ी से इलेक्ट्रोडों के पास जाना शुरू कर दोगे तो उस केस में कंडक्टिविटी एकदम से इंक्रीज हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हो क्या, as temperature increases for electrolytes, the movement
of free ions increases so that conductivity increases and resistivity decreases for electrolytes of कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलाइट के लिए इसका कोई ग्राफ है क्या? ग्राफ नहीं है, नहीं दे रखा। ठीक है भाई, आप बस इतना समझ लीजिएगा। क्या बात समझ में आ गई आपको? क्या इजी लगा आपको ये लेक्चर? लगा होगा इजी। इसमें यूजेस दे रखे हैं कि भाई क्या यूजेस हैं, क्या किस चीज़ के। यूज़ ऑफ एलॉय इन मेकिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर। स्टैंडर्ड रजिस्टर बनाते हैं तो एलॉय का ही क्यों बनाते हैं? क्योंकि एलॉय का अपने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है, और टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस भी और भी ज़्यादा अच्छे से बढ़ जाता। तो वो सब आप देख लें, वो छोटी चीज़ें हैं। टॉपिक ये ख़त्म हो गया, ये मेन था। ये ख़त्म होने के बाद में अब इसका न्यूमेरिकल पोर्शन बच जाता है। फिर इसके बाद आपका ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर बचते हैं, वो पढ़ेंगे। उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भरमार है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस भरमार है न्यूमेरिकल्स की। मज़ा आ जाएगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, आपको डीप में समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद हम पहुंच जाएंगे सेल के अंदर। सेल के भी सीरीज और पैरेलल, फिर मिक्स कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे उसके ऊपर, फिर उसके भी न्यूमेरिकल। फिर उसी तरह से आप चैप्टर को कंप्लीट करते हुए चले जाओगे। मुझे इस तरह से लग रहा है कि यार एक एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बहुत टाइम लग रहा है, तो मैं इसके साथ साथ और चैप्टर भी स्टार्ट बहुत जल्दी करने वाला हूं, ताकि आप लोगों की एक अच्छी स्टैंडर्ड प्रिपरेशन हो सके। मैं कोशिश करूंगा कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम से 2 या 3 महीने पहले सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ताकि हम टेस्ट लगाएं, प्रैक्टिस पेपर लगाएं और रिवीजन लगाएं। मज़ा आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इस लेक्चर में इतना ही था। मैंने सब कुछ डिस्कस कर लिया कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मेटल के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए और इलेक्ट्रोलाइट के लिए। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। अगर नहीं किया तो एंजॉय कर लो यार। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों का, आप लोगों ने वीडियो देखी, चीज़ों को समझा। ठीक है भाई, और मेरा भी धन्यवाद कि मैंने वीडियो बनाई।